प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, आपके पास दो तीन चीजें समझने के लिए आ रहा हूं। हम अपने को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की अब बात हो रही है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन। तो एक चीज मुझे इस समय समझना आपसे चाहता हूं, भारत की 3 आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक देख के ताज्जुब हुआ, जब सोने और चांदी के थालियों में मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लोगों को होगा ऑब्सेस्ड हो गए। मतलब ये जो G20 के गेस्ट आए हैं, उनको सोने चांदी की थाली में खाना खिलाने से हम कौन सी मैसेज देना चाह रहे हैं। और जबकि जीडीपी में हम सबसे, पर व्यक्ति जीडीपी में हम 19वें सबसे पीछे खड़े हुए हैं। तो मतलब क्या एक नंबर वाला जो जीडीपी है वो हीरे मोती खाता होगा क्या जब हम ये कर रहे हैं। मैं थोड़ा भारत को 3 आर्थिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, मैं थोड़ा एक ओवरऑल व्यू और इस पे आपका से समझना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। देखिए आनंद जी, 3 प्राथमिकताएं बताने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, ये जो सोने चांदी की प्लेटें हैं ये बनाई किसने है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये असली सोना चांदी है कि इसमें भी कोई फर्जीगिरी हो गई है। तो मैन्युफैक्चरर का अगर आप स्रोत बता दें तो मैं बता दूंगा कि इसमें ये सोना चांदी असली लगा है कि इसमें भी कोई गड़बड़ हो गया है। खैर, आपने पूछा 3 प्राथमिकताएं। देखिए, अपने देश की स्वॉट एनालिसिस कीजिए। आप अपने देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। देखिए, मेरे देश में जो एक तो जनसंख्या है और उसके अंदर हैव नॉट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमिक्स का एक मूल सिद्धांत है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब यह है कि जब अमीर की तनख्वाह बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, वो सप्लाई क्रिएट करता है, और जब गरीब की इनकम बढ़ती है वो डिमांड क्रिएट करता है। देखिए, भारत की खूबसूरती क्या है। भारत की खूबसूरती यह है, अब अगर मान लीजिए जापान को बुलेट ट्रेन बेचनी है तो जापान में कहां बेचेंगे, वो तो सब हर जगह बुलेट ट्रेन बन गई। अगर उन्हें बुलेट ट्रेन बेचनी है तो हिंदुस्तान में बेचेंगे, क्योंकि यहां पे अनफुलफिल्ड डिमांड है। अब मुश्किल क्या हुई है आपकी अर्थव्यवस्था में, जो सबसे बड़ा आपने एक प्रकार का कांड कर दिया है, कुछ हाथों में बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है जो सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, और 80% जनता के पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो इसलिए भारत की जो आज की खूबसूरती थी उसको आपने कमजोरी में बदल दिया है। तो पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमारी इकोनॉमी में जो लास्ट मंथ का भी जीडीपी डाटा आपने एनालाइज किया, उसमें आपने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरा, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ, केवल सर्विसेज सेक्टर बढ़ा। सर्विसेज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें गिरावट आई। इसके बाद ये भी देखिए, ये ड्रॉट ईयर है या अकाल का वर्ष है। अभी तक जो रेन्स हुई हैं वो डेफिशिएंट रेन्स हैं, और ये सीवर ड्रॉट की सिचुएशन है। आपको कोविड में बचाया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ने, तो इसलिए अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगले 6 महीने में गिरने की संभावना है, इसका माने एम्प्लॉयमेंट पे भी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, और जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होने वाली है। आज की तारीख में अब पानी नहीं बरसा है तो फसलों के अंदर दीमक लग गई है, क्योंकि पानी नहीं है। तो देश की 60% जनसंख्या, तो हुआ क्या है असल में, पिछले 9 साल के अंदर क्या हुआ है कि आपने अर्बन एरियाज को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। आप जो है यहां बुलेट ट्रेन और ये ट्रेन और फलाना ट्रेन और स्मार्ट सिटी, आपने गांवों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है। तो जो एक अमीर और गरीब के बीच का भेद, तो एक परेशानी जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अर्बन और रूरल इंडिया के बीच में भी आपने भेद पैदा कर दिया है, जिससे एक तो पलायन हुआ है, गांव से शहरों की तरफ पलायन हुआ है, शहर जो है अर्बन स्लम्स बन गए हैं, और गांव जो है पूरी तरह से उपेक्षित हो गए हैं। तीसरी चीज जो है वो सबसे बड़ा जो आपने दोष किया है, आप कहते तो हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आपका आयात उस देश से बढ़ रहा है जो कि आपके आर्थिक हितों के प्रतिकूल है, जो आपका हित नहीं साधता। आपका ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा उनके साथ बढ़ रहा है, इसका माने सबसे ज्यादा आयात आप उनके साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो एक प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी देश के अंदर थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब विश्व में लोगों ने या तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए थे या कम्युनिज्म की तरफ चले गए थे, उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी दी थी जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देंगी, प्राइसेस को कंट्रोल करेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, उनको आपने खत्म कर दिया।
तो आज के तारीख में क्योंकि सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे, हर चीज जो है अडानी जी को दे रहे हैं, और अडानी जी जो है वो अपने यहाँ जो नौकरियां देते हैं वो नौकरियां तो देते नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। अगर अडानी जी के टर्नओवर को और एम्प्लॉयमेंट जितना वो देते हैं उसका कोरिलेशन आप निकालेंगे तो ये पता चलेगा वो एम्प्लॉयमेंट देते ही नहीं, और 15-20 हजार की तनख्वाह देते हैं छोटे आदमी को। सरकारी नौकरी में तो जो चपरासी है वो भी बेचारा 30-35 हजार रुपए पा जाता है। तो ये जो परचेजिंग पावर को आपने कम किया है, पूरी की पूरी पूंजी आपने एक पूंजीपति को दे दी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को खत्म कर दिया है, और आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरह से बर्बाद किया है। आप पिछले 9 साल का विश्लेषण कर लीजिए आनंद जी, जो आपकी एक किसान का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। आप सिंह साहब बैठे हैं, वो बहुत अच्छा बताएंगे किसानी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, उनका बहुत गहन अध्ययन है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। आप इंडस्ट्री में जो लैंड वो लेता है उस लैंड के कॉस्ट को और उस पे लिए हुए लोन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो लोन लेता है उसका इंटरेस्ट को, जो किसान बेचारा अपनी 4 करोड़ की खेती में करता है तो उसमें आप उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो वास्तविकता में क्या है कि उसकी जो लेबर है उसी का पैसा उसको मिल रहा है। तो इनपुट कॉस्ट तो 30% 20% पर ईयर बढ़ रही है, और उसकी जो आउटपुट कॉस्ट बेनिफिट है वो 4% बढ़ रहा है। तो आप देश की 60% जनसंख्या को तो उनको आप उपेक्षित कर देते हैं। आपने देखा जी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनके आपने 5,000 करोड़ के लोन माफ कर दीजिए। आप ये बताइए आपने पिछले 9 साल में किसानों के कितने ऋण वापस किए, कितने ऋण माफ किए? और आपने पूंजीपतियों के पिछले 6-7 साल में 8 लाख करोड़ माफ कर दिए। तो क्योंकि अमीरों के तो हो क्या रहा है वास्तविकता में, मैं ये लास्ट बात कह रहा हूं, पीएम केयर फंड में और चुनावी बॉन्ड में इन पूंजीपतियों से आप पैसा लेते हैं, उसका स्रोत नहीं बताते और उनके ऋण माफ कर देते हैं। तो एक नेक्सस बन गया है, और इसमें ये सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को सबसे बड़ा वीकनेस बना दिया है। हिंदुस्तान के युवाओं को अगर नौकरी नहीं बनी तो हमारा जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डिजास्टर आनंद जी बन रहा है। बच्चे युवा अगर खाली हाथ रहेंगे, उनके अंदर जोश होता है, उनके पास शक्ति होती है, अगर उनके हाथ में नौकरी ही नहीं है, माँ बाप तो उलाहना देंगे, उन्होंने तो अपने खेत गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये जो है देश को बर्बाद कर देंगे। तो देश को आबाद करने के लिए आवश्यक है इन बच्चों को नौकरी दीजिए, नौकरी आप देते नहीं। सारी चीजें जो हैं, अब तो सब्जी के ठेले और फल के ठेले भी बर्बाद हो जाएंगे 2-4 साल के अंदर, क्योंकि हर जगह अडानी जी के और अंबानी जी के स्टोर खुल रहे हैं। तो हर 100 मीटर 200 मीटर में तो अंबानी जी का स्मार्ट वो खुल रहा है, एक गोडाउन, और जब वो सब्जी फल वो बेचेंगे तो ये ठेले वाले बेचारे हमारे गरीब रामेश्वर कैसे रोटी खाएगा, वो टमाटर कैसे खरीदेगा? तो आप जो भारत है जिसकी बात करते हैं और इंडिया को कहते हैं कि इंडिया नहीं हम तो भारत कहेंगे, भारत को तो बर्बाद कर दिया है आपने। आप तो इंडिया नहीं, आप तो एक सुपर नेचुरल इंडिया जो गुजरात कॉबी का है उसको अरबपति करोड़पति बना रहे हैं, पूरे देश को आप बर्बाद कर रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आपसे 1-2 चीजें। मेरा एक ये इसलिए प्रश्न है कि मनरेगा को हरदम ये माना जाता है कि मनरेगा, अरे भाई बहुत भ्रष्टाचार है। तो पॉलिसी में भ्रष्टाचार है कि जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार है? पॉलिसी तो अच्छी है, क्योंकि हमारी यही समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या पॉलिसी ठीक नहीं बन रही है, या हमारी समस्या जो पॉलिसी बन रही है उसका क्रियान्वयन या उसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा है? ज्यादा समस्या की चीज क्या है प्रोफेसर स्वामी, जरा ये भी समझना चाहेंगे। देखिए आनंद जी, वास्तविकता में गरीबों के हित में किया गया कोई भी काम वो इनको नहीं समझ आता, उसमें बेईमानी नजर आती है। बड़े बड़े लोन को सैंक्शन करने में, डिसबर्समेंट करने में और ऋण को माफ करने में, और जो ऑफशोर कंपनीज हैं और शेल कंपनीज से पैसा रोटेट करके और शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने में इनको बेईमानी समझ में नहीं आती। ये तो चलिए कुछ पूंजीपतियों का हाथ है। मैं जो आपके एक श्रोता ने एक प्रश्न पूछा था, मैं आनंद जी उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो वीकनिंग रुपी है इसका क्या इंपैक्ट है। 2 मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं और मेरा सौभाग्य मैं उनके साथ बैठा हूं। देखिए 83.20 रुपए का $1 होने का मतलब पिछले 9 साल के अंदर 62 रुपए से हम पहुंच गए हैं इस स्टेज पर। कितनी गिरावट हुई है। और 83 रुपया, हाँ 83.20। अब ये सोचिए, आप अगर कोई लोन लेते हैं तो उसमें इंटरनेशनल लोन्स लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम, लाइबोर प्लस कुछ होता है। इंडियन करेंसी में लोन लेते हैं तो वो 10-12% का होता है। अगर आप विदेशी ऋण लेते हैं और उसमें अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, रुपी वीक हो जाता है,
तो अगर 60 रुपए में आपने लोन लिया था और ये 80 रुपए का हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 30% इंक्रीज हो जाता है। आप डेट ट्रैप में हैं आनंद जी, आप डेट ट्रैप में हैं। 50 लाख करोड़ का ऋण अगर 9 साल के अंदर 155 लाख करोड़ हो गया है, इसका मतलब नए लोन आप ले रहे हैं पुराने लोन को वापस करने के लिए, और जीडीपी उसी गति से बढ़ रही है। सिंह साहब और अजय जी भी इसमें चाहेंगे तो पुष्टि करेंगे। आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए और कोई लोन नहीं है, और 1 लाख ही आमदनी रहे और लोन ले लें 5 करोड़ का, लोन का रिपेमेंट कैसे करेंगे? तो वास्तविकता में आज की तारीख में जीडीपी की जो वही ग्रोथ रेट बल्कि उससे कम हो गई जो मनमोहन सिंह के जमाने में थी, कम हो गई, और लोन आपने 2 गुने ले लिए। इसका मतलब यह है कि नए लोन लेके पुराने लोन वापस कर रहे हैं, डेट ट्रैप में आप ऑलरेडी हैं। और रुपए का उन्होंने कहा कैसे इसको मजबूत किया जाए, जब तक चीन से आयात बढ़ाते जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाते जाएंगे। हम तो चीनी झालर नहीं खरीद रहे 9 साल से, ये जो है पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट किए चले जा रहे हैं चीन से। अरे चीन को झूला झुला लिया, चलिए ठीक है, वो तो एक व्यक्तिगत संबंध था, चाय पिला दी, व्यक्तिगत संबंध था। आयात क्यों बढ़ाते चले जा रहे हो चीन से? और चीन जो इनडायरेक्टली आप जो अडानी की कंपनी में चीनी नागरिक हमारे देश के अंदर निवेश करते चले जा रहे हैं, हमारे सामरिक महत्व की चीजों में चीन घुसा चला आ रहा है, तो आप सबको चीन को क्यों सौंप रहे हो, जो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, जो G20 की मीटिंग में भी उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं? तो वास्तविकता में आप डेट ट्रैप में हैं। रुपया तभी मजबूत हो सकता है जब देश में सामाजिक स्थिति अच्छी हो। विदेशी अगर ये वो दे रहे हैं, विज्ञप्ति दे रहे हैं कि भारत इज अनसेफ क्योंकि मणिपुर इज अनसेफ, बिकॉज नो इज अनसेफ। अगर विदेशी लोग यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो डॉलर कैसे अंदर आएगा? अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो डॉलर कैसे अंदर आएगा? अगर इंपोर्ट करते चले जाएंगे तो डॉलर तो बाहर जाएगा, रुपया कमजोर होता चला जाएगा। यू आर इन ए डेट ट्रैप। जी।